हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो पिछला वाला जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ा, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला शुरुआती हम लोग करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द से। तो पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया है तो वेरी गुड। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं पिछला वाला वीडियो, तो सबसे पहले जा करके पिछला वाला वीडियो देखिए। पिछला वाला वीडियो देखिएगा जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने आपको बताया है, और आज इसमें हम लोग बता रहे हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्द आप लोग को एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आएंगे। ऑब्जेक्टिव में तो अच्छे खासे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में ही तो ग्रामर के सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आएंगे। तो इसीलिए आप सभी लोगों को जो आज का एग्ज़ाम है आप लोग का हिंदी का, उस एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और शुरू करते हैं हम लोग अपने हिंदी व्याकरण के, जो अभी हम लोग ये दूसरा वीडियो चला रहे हैं उस वीडियो का, यानी कि हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है पर्यायवाची शब्द को। तो पर्यायवाची शब्द के बारे में हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं पढ़ना। सबसे पहले देख लीजिए, पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं तो पर्याय का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले अगर हम सभी लोग यहाँ पर ध्यान दे ले तो जो प्राय होता है, पर्यायवाची शब्द तो यहाँ पर है, जो प्राय होता है यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राय का अर्थ होता है समान। पर्यायवाची शब्द का ही मतलब है कि समान, जिसका कि समान हो, जो अर्थ मतलब चेंज हो ही नहीं, वो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें तो जिन शब्दों के अर्थ में जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानता हो, समानता का मतलब आप समझ रहे हैं, जो कि एकदम सेम टू सेम हो। यानी कि एग्जाम्पल के अगर तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं सूर्य, उसको दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, इन सभी के शब्दों के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन सभी शब्दों का अर्थ क्या हो रहा है? सूरज। यानी इसी प्रकार सूरज की ये सभी पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। तो एग्जाम में भी आपको इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो आप उसी को टिक लगाइएगा जो कि अर्थ दोनों का सेम टू सेम हो, अर्थ में ना कोई बदलाव हो ना कुछ भी, बस शब्द अलग हो, बाकी उन दोनों के अर्थ जो है, मतलब उन शब्दों के अर्थ जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम हो। तो ये पर्यायवाची शब्द रहा। फिर हम लोग को और आते हैं विपरार्थक शब्द। इससे भी आपको क्वेश्चन आएगा। विपरार्थक शब्द क्या होता है वो देख लीजिए। एक मिनट, आई एम सॉरी। जी, विपरार्थक शब्द क्या होता है वो आप लोग देख लीजिए। देखिए, विपरार्थक शब्द का मतलब हो गया कि एक दूसरे के विपरीत या उल्टा, अरे जिसको हम लोग देसी भाषा में विलोम शब्द बोलते हैं, यानी वही क्या कहलाता है? विलोम कहलाते हैं। सरल शब्दों में जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताएगा, कैसा बताएगा? उल्टा अर्थ बताएगा, वही विलोम शब्द कहलाता है। तो आप लोग अभी देखिए, ये सब तो क्या है, मतलब ये तो जनरली हम आपको बता रहे हैं, बस ये आपको बता रहे हैं कि विलोम शब्द से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो विलोम शब्द को भी आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। जैसे विलोम शब्द क्या हो गया? रात का दिन, नवीन का प्राचीन, आदान का प्रदान, वरिष्ठ का कनिष्ठ, लड़का का लड़की, क्या दिन का रात, सॉरी दिन का तो रात इसमें है ही, काला का उजला। तो जो विलोम हो, उल्टा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान में बनाए रखिएगा इसको भी। तो ये हो गया विपरार्थक शब्द। अब आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला कैसे क्या होता है वो चीज़ समझिए कि ये होता क्या है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब ये हो गया कि भाषा की सुदृढ़ता, भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि विस्तृत विचारों या भावों के
थोड़े से थोड़े शब्द में व्यक्त किया जा सके, यानी बात बहुत बड़ा हो लेकिन हम उसको थोड़े से शब्द में व्यक्त कर ले, जो कि छोटा लगे सुनने में, छोटा लगे देखने में, वही कहलाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे राम कविता लिखता है, अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग कर लेंगे, कवि है। राम कविता लिखता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं चलना है, बस छोटा सा हम लोग काम क्या कर लेंगे, एक शब्द का यूज करेंगे, कवि। तो अनेक शब्दों का एक शब्द ये होता है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही लंबा लाइन कोई बोलेगा और बोलेगा कि इसके लिए आपको एक शब्द बताइए, तो आप अपना दिमाग लगा करके इसमें से एक शब्द बताइएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जिस स्त्री का पति मर चुका हो, कितना लंबा चल रहा है, उसके लिए हम सीधा सीधी यूज कर देंगे विधवा। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूरे एक वाक्य या वाक्यांश अर्थ रखते हैं। भाषा में कोई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर हम भाषा को प्रभावशाली और आकर्षक भी बनाते हैं। मतलब कि इतना लंबा नहीं बोलना है कि जिस स्त्री का पति मर चुका हो, ये वो ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस नॉर्मली से हम लोग बोलेंगे एक शब्द। तो अनेक शब्द, तो इस पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आएगा। तो आप रेडी रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी, ये भी आपको ज़रूर आएगा। तो ऐसे टाइम पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब हो गया कि लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, उसके लिए कोई एक शब्द हम कैसा चुनेंगे, वो चीज़ है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपको लिंग से आएंगे। लिंग मतलब जो हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, तो आपको एग्जाम में आएगा कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है, ये भी बताने के लिए आएगा। देखिए, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, यानी लिंग जो होता है शब्द के उस चिन्ह को कहते हैं जिससे वस्तु के पुरुष या स्त्री होने की कल्पना होती है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे वासुदेव, मनमोहन, राम इत्यादि ये सब पुल्लिंग है, जबकि गाय, बकरी, लड़की इत्यादि ये सब स्त्रीलिंग है। अब कुछ लिंग निर्णय होता है, जैसे लिंग निर्णय कैसे होता है। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्दों की सूची दिया गया है, पुल्लिंग शब्दों की सूची और उनका वाक्य प्रयोग। जैसे अपराध, यह पुल्लिंग है, उनका अपराध क्षमा के योग्य है। अकाल, राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा है, परी है नहीं, पड़ा है। आईना, आईना टूट गया। कुआं, कुआं गहरा है। कुहासा, कुहासा छाया है, छाई है नहीं। गिरगिट, गिरगिट रंग बदलता है, बदलती है नहीं। गुनाह, उसका गुनाह क्या है। क्रोध, क्रोध मनुष्य को अंधा बना देता है। गीत, वह गीत अच्छा है। यानी यहाँ पर जितने भी लिंग थे ये सभी पुल्लिंग थे और उनके आधार पर वाक्य बनाए गए। अब कुछ स्त्रीलिंग भी देख लिया जाए। अब यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्दों की सूची और उनका वाक्य प्रयोग है। आदत, मुझे खाने पीने की आदत है, सॉरी मुझे पान खाने की आदत है, का आदत नहीं है, की आदत है। आय, तो मेरी आय थोड़ी है। आँख, उनकी आँख बड़ी बड़ी है, उनकी, उनका नहीं, उनकी। कब्र, कब्र खोदी गई। कमर, मेरी तो कमर टूट गई। कसम, मुझे उनकी कसम है। देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी शब्द हैं ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी आएगा, यानी कि आप लोग इसके लिए भी रेडी रहिएगा कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है। पुल्लिंग जो कि पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग जिसमें कि मतलब एक ऐसा वाक्य आपको बनाना, वाक्य से पता चल जाएगा, या फिर आपको पूछेगा कि उसमें पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, तो वो चीज़ आपको बताना है। चलिए अब हम लोग को आज एक और पढ़ना है काल। काल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग जानते हैं कि काल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप में उनके होने या करने में जो समय लगता है उसे ही काल कहते हैं। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इससे भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे।
वर्तमान काल क्या होता है कि जिस काल में क्रिया के व्यापार की निरंतरता का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैं लिखता हूँ, यानी ये वर्तमान काल है। रमेश जा रहा है, वो अभी जा ही रहा है, तो ये वर्तमान काल है। लेकिन अगर उसी में कुछ इधर उधर हो जाए, तो जैसे भूतकाल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। कार्य समाप्त हो चुका है, जो कार्य समाप्त हो चुका है वह भूतकाल है। जैसे वह गया, वह पढ़ चुका था, ये भूतकाल है। और भविष्यत काल यानी भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम कल पटना जाएगा, अभी गया नहीं है। राम पटना जा रहा है, वर्तमान काल। राम कल पटना गया था, भूतकाल। राम कल पटना जाएगा, भविष्यत काल। यानी यहीं पर आप समझिए कि वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों चीज़ें जो है आपको एग्जाम में पूछेगा। तो इस चीज़ के लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। और अब आता है वचन। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये लास्टली एक वचन के बारे में जानते हैं और आपको वचन देते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ग्रामर पढ़ के जाइए, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे करके जाइए, अच्छा जाएगा आप लोग का। अब देखिए परिभाषा, सबसे पहले वचन का अर्थ है बोली, जो हम लोग बोलते हैं वो वचन है। किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन मतलब क्या हुआ, बोलना। लेकिन यहाँ पर जो व्याकरण होता है उसमें वचन का अर्थ हो जाता है संख्या। यानी कि इनके दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन क्या है, सो आप देख लीजिए। जो एक संज्ञा का ज्ञान कराता है उसको एक वचन कहेंगे, और जो एक से अधिक संज्ञा का ज्ञान कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़का एक पता चल रहा है, गाय एक है, बैल एक है, घोड़ा एक है, कुत्ता एक है, नदी एक है, तो यह एक वचन है। लेकिन लड़के हैं तो बहुवचन है। गायें हैं, दो से अधिक हो गया, बहुवचन है। बैले हैं, दो से अधिक हो गया, बहुवचन है। घोड़े हैं, दो से अधिक हो गया, बहुवचन है। कुत्ते हैं, दो से अधिक हो गया, बहुवचन है। नदियां हैं, दो से अधिक हो गया। यानी कि यहाँ पर जितनी भी बात किए जा रहे हैं वो एक से अधिक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा कि आप लोगों को वचन से भी क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान में देख लीजिएगा, वचन, उसके बाद आपको काल से भी क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आपको लिंग से भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछेगा आपको। विपरार्थी यानी विलोम शब्द भी आपको पूछेगा। पर्यायवाची शब्द भी आपको पूछेगा। उसके बाद आपको प्रत्यय और उपसर्ग तो हमने पिछले वाले वीडियो में बता ही दिया है। तो इतने चीज़ें आप लोगों को पूछी जाएंगी और आप लोग व्याकरण में इतने चीज़ों से जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसके लिए आप लोग पूरी रेडी हो जाइए। अभी मैंने आप लोग को बहुत छोटा, देखिए ज़्यादा प्रेशर लेके अभी नहीं रहिए, आराम से रिलैक्स होकर के पढ़िए। जितना चीज़ अभी बता दिए हैं थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, ताकि आप लोग जब वहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाएं तो आप लोग को थोड़ा बहुत सहूलियत मिले। ये नहीं कि डायरेक्ट पूरा दिमाग से न्यूट्रल रहे, थोड़ा तो सहूलियत आप लोग को मिले। तो आशा करते हैं कि आप लोग का कल का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।